हाथरस में जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। हाथरस की बेटी के साथ भी हम खड़े हैं, लेकिन हम विनती कर रहे हैं तमाम नेताओं से, हर पॉलिटिकल पार्टी के, कि वो बलरामपुर की बेटी के साथ भी खड़ी हो, जिसकी निर्ममता पूर्वक रेप करने के बाद उसकी मौत हो जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है। निर्भया का हॉरर याद दिलाता है। लेकिन मेरे सहयोगी विद्यानाथ जब स्टोरी को कवर करते हैं तो विद्यानाथ को थानेदार कहते हैं चले जाइए वरना गड़बड़ हो जाएगी। सबीना 12 से है, जहां 2 लड़कियां शिकायत करती है, दोनों नाबालिग है, कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, टेप पर बोलती हैं। अगले दिन मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि इन्होंने तो 164 में बयान दिया था। इनका कहना है कि ये तो अपनी मर्जी से गई थी। नाबालिग के साथ मर्जी से बनाया हुआ संबंध भी रेप होता है। क्या अशोक गहलोत जी को इसकी भी जानकारी नहीं है? धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं हाथरस से, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन विद्यानाथ झा, सबसे पहला अपडेट, और कोई फोन आपके पास, कोई संपर्क, किसी तरह की दुविधा या कोई संकट तो नहीं है आपके सामने? दीपक जी देखिए, जो पीड़ित परिवार है वो फोन कर रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को फोन कर रहे हैं ताकि स्थितियां साफ हो चुके। आप परिवार से बात करवाइए आप। जी बिल्कुल दीपक जी, ये पूरा परिवार हमारे साथ है। और मैं बताऊं, जब थानेदार यहां पर पहुंचे थे, जब वो हमें यहां से हटाने की बात, और दीपक जी मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को और यूपी पुलिस को ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि वो जो एसएचओ आए थे यहां पर, जो मुझे धमका रहे थे, वो सिर्फ धमकी ये नहीं दे रहे थे कि आप कैमरा बंद कर दीजिए, वो धमकी मुझे ये भी दे रहे थे कि आपके खिलाफ हम केस करेंगे। मैंने उनसे बोला कि क्या रिपोर्टिंग करने पर केस कर देती है उत्तर प्रदेश की पुलिस? और मैं बता दूं, उस वक्त यहां रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, कई लोग मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ लोग कल भी यहां पर पहुंचे हुए थे जो मुझे यहां से भगाना चाहते थे। लेकिन इस पूरे परिवार को देखिए, माता जी आप प्लीज, मैं इस पूरे परिवार को देखिए, ये पूरा परिवार दरअसल बात करना चाहता है और ये हमें कह रहे हैं कि आप लोग यहां पर आए हैं इसलिए हम लोग अपना हौसला जुटा पाए हैं। पिछले 4-5 दिन से कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ, सिर्फ बात की जा रही है। देखिए मैं यहां बात करना चाहूंगा, परिवार, वो माता जी हैं पीड़िता की, इसके अलावा परिवार की लड़कियां हैं, परिवार की महिलाएं हैं। जी आप लोग कह रही थी कि आप लोगों को कुछ कहना है, आज न्यूज नेशन के जरिए बताइए आप लोग देश को क्या कहना चाहती हैं, सरकार को क्या कहना चाहती है? और जरा एक चीज भी बताइए, आप लोगों ने सबने देखा है कि किस तरीके से पुलिस हमें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी। सर हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम लोग के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, हमें इंसाफ चाहिए। और जो कातिल हैं हमारी लड़की के, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जल्द से जल्द सजा दी जाए, तभी हम लोग को संतुष्टि मिलेगी। वरना हम लोग संतुष्ट हो ही नहीं सकते। हम लोग खुद अपनी जान दे सकते हैं, जब हम लोग को सुकून ही नहीं है हम लोग कैसे जी रहे हैं अपनी बच्ची के बिना, हम सब जानते हैं। मेरी पूरी फैमिली बहुत दुखी हो चुकी है। जब तक उन लोग को पकड़ा नहीं जाएगा और जब तक उन लोग को फांसी नहीं मिलेगी, तब तक मेरी पूरी फैमिली संतुष्ट नहीं हो सकती। किसी भी मुआवजे या फिर किसी भी पैसे से हम लोग को संतुष्टि नहीं मिल रही है। आपकी भावना को मैं समझ सकता हूं, मैं देख रहा हूं आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब हम लोग आए यहाँ पर, हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से, और हम लोगों को यहाँ धमकाया जा रहा है, और धमकाने वाला कोई और नहीं, पुलिस के लोग आते हैं हमें भगाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों पर भी किसी तरह का कोई दबाव है? नहीं, हम लोग ऐसी कोई बात ही नहीं की ना, हम लोग को किसी ने जबरदस्ती। मेरे दिल में जो है मैंने वही कहा है, सिर्फ हमें सिर्फ खूनी को फांसी तक पहुँचाना है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी कहे। बस मेरी यही एक इच्छा है सरकार से कि उन लोग को जल्द से जल्द फांसी तक पहुंचे, नहीं तो मेरी फैमिली खत्म हो जाएगी। बिल्कुल मेरी फैमिली टूट चुके हैं, मेरी फैमिली बिल्कुल भी बिखर चुकी है। बस मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। हम उस अपराधियों को जेल की सलाखों ने फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरी बहन को सिर्फ इंसाफ चाहिए, उन अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना ही चाहिए। हमें बस इंसाफ दे दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहन जिस तरह से गई हम लोग को छोड़ के, उन्हें बस फांसी के फंदों तक पहुंचा दीजिए सर, प्लीज़। यही हम लोग की आपसे रिक्वेस्ट है बस। और कुछ हम जितना भी मुआवजा दिया जा रहा है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। बस फांसी के फंदों तक उन कातिलों को, उन अपराधियों को पहुंचाया जाए। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से, प्रशासन से, और हम कुछ नहीं कहना चाहते। विद्या, मैं एक बात यहाँ पर समझना चाहता हूँ, वो जो पीड़ित थी वो कॉलेज से आ रही थी, कॉलेज से आते आते कहाँ से उसको अगवा किया गया? विद्या, बहुत दर्दनाक तस्वीर है। कहाँ से उसको अगवा किया गया? क्या प्लान करके अगवा किया गया? क्या उसको स्टॉक किया जा रहा था? क्या ट्रैक किया जा रहा था? कैसे ये परिस्थितियां बनी? विद्या, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं जानता हूँ, मैं सीधे परिवार से बात करना चाहता हूँ दीपक जी। जी
ज़रा बताइए आज, क्योंकि न्यूज़ नेशन के ज़रिए सभी लोग आपको सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री सुन रहे होंगे, मुख्यमंत्री सुन रहे होंगे और तमाम वो लोग जो सियासत कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, क्या क्या हुआ था, किस तरीके से बिटिया को अगवा किया गया, क्या पीछा करते थे, पहले से फॉलो करते थे, क्या करते थे? सर पीछा नहीं करते थे, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन वो उस दिन 10 बजे गई एडमिशन करवाने, उसके बाद वो 7 बजे आई, उसका ये हाल कर दिए थे कि वो बोल भी नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, इस तरह हाल किए थे कि वो आधा घंटा जी भी नहीं पाई। और उनसे कड़ी से कड़ी उनको सजा दीजिए, बस इतना सरकार से भी विनती है, हर चीज़ से विनती है। बहन है, ये घड़ी बहुत मुश्किल है दीपक जी, मैं क्या बताऊं, बहुत मुश्किल घड़ी है और यहाँ से खड़े होकर बात करना, पूछना भी बहुत मुश्किल काम है। शायद आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं दीपक जी, लेकिन जो बहन है उनसे हम बात करना चाहते हैं। बताइए कि इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया और अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग कह रही हैं कि हमें न्याय मिल जाए, उनको सज़ा मिल जाए, कहीं अविश्वास है, कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहीं होते होते ना हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें प्रशासन पे भरोसा है। उन लोग ने हम लोगों को विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अपराधियों को पकड़ा गया है, 2 अपराधियों को पकड़ा गया है और की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इसलिए हम लोग को पूरा भरोसा है कि पुलिस प्रशासन हम लोग को इंसाफ देगा। आप अपने बहन के बहुत करीब थी, आपको बहन ने कभी बताया था कि कुछ लोग परेशान करते हैं, धमकी देते हैं या कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं बताई थी उसने। उसके साथ ऐसा अचानक से हुआ है, ऐसा वो कभी सोची भी नहीं होगी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके साथ सब कुछ अचानक से ही हो गया। हम लोग के घर में वो कभी भी ऐसी बात ही नहीं करती थी। सुबह कोई इंसान नॉर्मली जाए और शाम को उसकी लाश आए, कैसा लग सकता है घर में? अभी मैं सुबह नॉर्मल जाऊं और मेरी माँ के सामने मेरी लाश आए शाम को, तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी इस चीज़ का, तो आपको एक भाई के दिल पे क्या बीत रही होगी, एक बहन के दिल पे क्या बीत रही होगी इस चीज़ का, तो आपको वो होगा ही, सरकार को भी होगा और भाई को होगा, हर माँ को होगा और हर बाप को होगा। भाभी हैं पीड़िता की, उनसे बात करते हैं। 3000 रुपये की वो नौकरी कर रही थी। दीपक जी, मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी ये चीज़ें सुननी चाहिए क्योंकि इससे समझ में भी आएगा कि ये परिवार कैसे 3000 रुपये की नौकरी वो लड़की कर रही थी और उसके सपने देखिए कितने बड़े थे कि वो ग्रेजुएशन करके आगे पढ़ाई करना चाहती थी। उस 3000 रुपये में न सिर्फ वो अपनी पढ़ाई करती थी बल्कि घर की भी मदद करती थी। कितना बड़ा सपना था, क्या क्या वो चाहती थी। 3000 रुपये में पढ़ाई भी करती थी, घर के लोगों को भी संभालती थी। उसके सपने बहुत ही बुलंद थे, वो बहुत अच्छे विचार की थी। वो 3000 रुपये में नौकरी भले करती थी, लेकिन वो सोचती थी धीरे धीरे करते करते हम किसी तरह तो आगे बढ़ेंगे ही। वो लॉ करना चाहती थी हमेशा से और कहती थी कि हम लोग, मेरी शादी मत कीजिए, प्रेशर मत डालिए मेरे ऊपर, हम पढ़ के लॉ कर लेंगे और आप लोग की गरीबी दूर कर देंगे। हम लोग बहुत गरीब इंसान हैं। वही एक थी जो हम लोग के घर में नौकरी करती थी, बाकी हम लोग छोटे मोटे काम जैसे सिल लोढ़ा बनाना और हम लोग की छोटी सी दुकान है चाउमीन की, बस उसी से हम लोग का पालन पोषण। उसके ऊपर हम लोग को भरोसा था कि वो आगे हम लोग के लिए कुछ कर सकती है, लेकिन ये समाज वाले ऐसा नहीं होने दिए। आप ये जो आरोपी हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, इन लोगों को आप लोग जानती हैं? नहीं सर, नहीं, हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उस वक्त थे भी नहीं। जिस दिन उसकी डेथ हुई है हम लोग को उसका चेहरा तक देखने को नहीं मिला कि वो डेथ के बाद कैसी थी, उसका फेस भी हम लोग नहीं देख पाए। हम लोग जब उसकी बॉडी चली जा चुकी है फिर हम लोग यहाँ आए हैं। देखिए, पूछना तो बहुत मुश्किल और अजीब लगता है, लेकिन क्या है कि आपसे मैं बात नहीं करूंगा तो फिर आपकी बात सामने कैसे आएगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि आंतें और लिवर जो है वो उनका डैमेज हो गया था, अंदर बहुत ब्लीडिंग हुई थी। इतना ज़्यादा उनके साथ प्रताड़ना की गई थी, उनको चोट पहुंचाई गई थी। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो हमें भी यही जानकारी मिली है कि ऐसा ही हुआ था। इसके बारे में तो हमें और कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसी रिपोर्ट से ही पता चला है कि मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ था। बाकी वो सब लोग गैंग रेप जो भी किए हैं उन्हीं लोग का हाथ होगा इसमें, होगा नहीं है, कंफर्म है। कितने लोग हैं? पुलिस ने कुछ अभी तक बताया आप लोगों की कितने लोग हैं, कितने लोगों को पकड़ लिया है, कितने लोगों को अभी पकड़ना है?
जी आज पता चला है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोग पहले से गिरफ्तार थे, 2 लोग आज फिर गिरफ्तार किए गए हैं, आज या कल भर में, और आगे इसकी जानकारी नहीं दी गई है। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, भैया आप भी आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए, आप मैडम थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज हम देखिए एक हाथरस है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी एक घटना हुई है ठीक इसी तरीके से, एक बेटी के साथ बहुत उनको मारा गया, उनके साथ बलात्कार हुआ, इस तरह की ही घटना है। एक यहाँ की घटना है और भी घटनाएं हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, जो दिल्ली से आते हैं, वो कुछ सेलेक्टिव जगहों पर जाते हैं, मतलब कुछ चुनिंदा जगहों पर जाते हैं। बलरामपुर तो कोई आ नहीं रहा है, हम लोग 750 किलोमीटर दूर से आए, लेकिन वो नेता नहीं आ सकते जो हेलीकॉप्टर में बैठ कर यहाँ आ सकते हैं। तो सर ये हम उस नेता से जाके ये चीज़ पूछिए, हम लोग कैसे बता दें कि वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। आप जिस तरह मुझसे क्वेश्चन किए वो उस नेता के सामने माइक लगा के क्वेश्चन करिए कि वो क्यों नहीं आ सकते। वादा करिए विद्यानाथ करेंगे ये सवाल, वादा करिए विद्यानाथ करेंगे ये सवाल उन नेताओं के सामने जो बलरामपुर को इग्नोर कर रहे हैं वोट बैंक के चलते। कि उनकी सहायता उनको सहायता मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल दीपक जी। और मैं तो यहां से खड़ा होकर कहना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, मैं तो सीधे सीधे नाम लेकर कह रहा हूं दीपक जी, कोई डर नहीं है। यहां से मुझे भगाने की कोशिश हो रही है, यहां से मुझे पुलिस भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं विद्यानाथ झा न्यूज नेशन की तरफ से आज राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहता हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बलरामपुर कब आएंगी, बताइए, डेट बताइए, तारीख बताइए। मैं विद्यानाथ झा अलका लांबा जी को दिखाइए विद्या का सीधा सवाल अलका लांबा के लिए आपके साथ। और मैं आपसे सवाल करूंगा राहुल गांधी जी, और मैं आपको पूछूंगा कि आप सेलेक्टिव क्यों हैं। मैं आपसे अलका लांबा, अगर आप मुझे सुन रही हैं, क्योंकि इस वक्त आप मौजूद हैं और ये परिवार भी मुझे कह रहा है कि मैं पूछूं आप लोगों से कि आखिर आप लोग यहां बलरामपुर क्यों नहीं आ सकते, आपके नेता राहुल गांधी यहां क्यों नहीं आ सकते, आपकी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा यहां क्यों नहीं आ सकते। अलका आपको ऑडियो नहीं आ रहा है, प्लीज फिक्स करिए। अभी आप सुन पा रहे हैं दीपक जी? जी बिल्कुल, बोलिए। बहुत इमोशनल सवाल है ये, एक पिता का बड़ा इमोशनल सवाल है कि ये सवाल उन नेताओं से पूछिए। मुझे अपने नेता, अपनी पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पे गर्व है कि आपका संपादक बलरामपुर के लोग, ये पीड़ित परिवार उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है जब वो आएंगे तभी उन्हें न्याय मिल पाएगा। इस आदित्य योगी नाथ की सरकार में तभी उन्हें न्याय। आज मुझे गर्व है अपने नेताओं पर। अलका जी थोड़ा लंबा लफ्बाजी हो गई। अलका लांबा, इसमें चापलूसी नजर आ रही है आपकी, बहुत लंबी लफ्बाजी हो गई। जहां जहां बुलाएंगे राहुल गांधी जी को, मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं दीपक जी, इनको बोले सीधा सीधा जवाब देने के लिए। ये परिवार सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है, कोई इफ एंड बट नहीं है इसमें, कोई लाभ नहीं है इसमें। उम्मीद आपके संपादक की प्रियंका गांधी से दिख रही है। अपने संपादक को विश्वास दिला दीजिएगा, पहुंचेंगे। आपके खिलाफ जो एसएचओ ने आपको कवरेज से रोका, आपको धमकाया, आपकी सुरक्षा हटाई है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सुनिश्चित करेंगे कि दीपक चौरसिया जी के कैमरामैन जो वहां पर संपादक खड़े, उन्हें भी सुरक्षा मिले, बलराम की बेटी के साथ जो न्याय हुआ उसे भी मिले। लिख कर ले लीजिएगा। आपकी उम्मीद है क्यों अलका? मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए क्योंकि इनका नाम साजिद और शाहिद था, इसलिए क्योंकि आजमगढ़ में 8 साल की बच्ची जो बीएचयू में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है, उसके बलात्कारी का नाम दानिश था। आपका वोट बैंक है माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। सवाई माधोपुर की पुलिस ने समिता वर्मा को अरेस्ट कर लिया है। कौन है समिता वर्मा? मैडम ये भी देख लीजिए, आपके कांग्रेस की जिला अध्यक्ष उस मामले में फरार है, उनका नाम भी बोल दीजिए। बीजेपी की जिला अध्यक्ष और कांग्रेस की जिला अध्यक्ष प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाती थी, पता है आपको अलका जी? मैं एक सवाल करना चाहता हूं अलका लांबा से। अलका जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं अलका लांबा। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जिला अध्यक्ष सवाई माधोपुर में प्रोस्टिट्यूशन करवाती थी, पता है आपको? तो खाली बीजेपी का नाम क्यों ले रही है? कांग्रेस का भी लीजिए कि आपकी नेता फरार है। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष समिता वर्मा का। मैडम अपनी पार्टी के अध्यक्ष का नाम लीजिए ना, आपकी पार्टी की अध्यक्षा भी फरार है। दिखाऊं पूरी खबर, आपकी पार्टी की अध्यक्षा भी फरार है। इसीलिए वसुंधरा राजे सड़कों पर नहीं उतरी है, क्योंकि उन्हीं की भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष। अरे मैडम आपकी पार्टी की भी नेता उस केस में फरार है, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाती है। कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष और भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष मिलकर सवाई माधोपुर में आज पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़े मिलेंगे। वो चापलूसी की हद है अलका जी,
आप मतलब इसमें भी संवेदनशील नहीं हो रही है, इसमें भी संवेदनशील नहीं हो रही है। और विवेक श्रीवास्तव को ऑडियो है, चलिए सर कल स्वरा भास्कर को भेज दीजिए बलरामपुर की बेटी के बारे में, तो कम से कम इस पीड़ित परिवार के कल भेज दीजिए स्वरा भास्कर को कैंडल लेकर, सीताराम येचुरी को भेज दीजिए। और अगर आपको थोड़ी भी शर्म लिहाज होती ना तो अपने हाथ में कैंडल रख लेते। नहीं आप सुनिए, एक मिनट दीपक जी, सुनिए। दीपक चौरसिया पत्रकारिता का इतना बड़ा नाम है, दीपक चौरसिया पत्रकारिता का इतना छोड़ बड़ा नाम दीजिए, है। आज इस दलित बेटी की बात करिए यूपी की पुलिस जब जिसकी आंखें निकाल दी गई, फिर भी आप फिर भी आप जिसकी आंखें निकाल दी गई, जिसकी आंखें डैमेज कर दी, लीवर डैमेज कर दिया, इसके लिए भी एक कैंडल लेकर चले जाइए। योगी आदित्यनाथ से प्रश्न पूछ लीजिए, पूछ लिया। अभी तो योगी आदित्यनाथ से प्रश्न पूछ लीजिए। मैं तो आपकी कैंडल कहाँ है, बीजेपी के प्रवक्ता तो चले गए, उनसे भी पूछ लेता। और जरा मेरे पूरे शोध निकाल के देख लीजिएगा बीजेपी से क्या क्या सवाल पूछे। सरकार किसकी है, अंधे और नाम नयन सरकार किसकी है, दोषी किसकी पुलिस है? सरकार योगी आदित्यनाथ की है। महंत योगी आदित्यनाथ के मठ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बलरामपुर के नाम के लेकर निकल लीजिए ना, कोई स्टेटमेंट बोलिए ना, कल भेजिए स्वरा भास्कर को, भेजिए सीताराम येचुरी को, भेजिए डी राजा को, खुद भी जाइए, एक कैंडल जलाइए ना इस बेटी के नाम पर, एक कैंडल जलाइए इस बेटी के नाम पर, सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस बलरामपुर की एक बेटी के नाम पर एक कैंडल जलाइए। सेलेक्टिव आउटरीच, प्रशासन को चुनौती सेलेक्टिव आउटरीच, सेलेक्टिव आउटरीच, सेलेक्टिव आउटरीच देना सीखिए, मुख्यमंत्री को चुनौती देना सीखिए। आपको दे रहा हूं मुख्यमंत्री, जब होगा मुख्यमंत्री को भी दूंगा। और दिन भर से यही चुनौती दे रहा हूं। हिम्मत तो है कि बलरामपुर में जाके मेरा रिपोर्टर खड़ा है वहां पर, वो नहीं दिखेगा आपको। आंख के अंधे और नाम नयन से ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद वापस आऊंगा।